हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैप इन न्यूज और नक्शे पर भारत, मैप इन शॉर्ट, ये सारे प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे ठीक ठीक समझ आ रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। जो पिछले एपिसोड में मैंने सवाल आपके पास छोड़ा था उसके ज़्यादातर आंसर्स आपने दिए हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं पहले ही आज एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि वजह यह है कि कल हम लोग जब इंडिया सेमीफाइनल हार गया तो हमने क्रिकेट खेलने का सोचा और फिर हम पूरी टीम के साथ क्रिकेट खेलने गए थे। तो 13-14 साल बाद, काफ़ी लंबे समय बाद पिच पर उतरना हुआ, लेकिन फील्डिंग करने के दौरान मैं गिर गया और गिरने की वजह से मेरा हाथ जो बायां वाला है ये थोड़ा डैमेज हो गया है। तो इसमें ज़्यादा दर्द है। दर्द की वजह से चेहरे पर भी वो दर्द कभी कभी आ सकता है, दिख सकता है। थोड़ा छोटा रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, सवाल मैंने आपसे पूछा था, प्रश्न क्या था? हिंद महासागर से सटे होने के बावजूद, पहली बात, इस राज्य के मध्य पूर्वी और तटीय इलाके ग्रीष्म काल में निम्न वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि शीतकाल में यहां वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। यह राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं मॉनसून को। मॉनसून को की पूरी समझ बनाने के लिए तो बहुत लंबी क्लास लगेगी। मॉनसून बहुत कॉम्प्लेक्स एक फेनोमेना है जिस पर लगातार रिसर्च चलते रहता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में जो हवाएं, व्यापारिक पवनें आती हैं, गर्मियों के दिन में क्या होता है? गर्मियों के दिन में तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, अप्रैल और मई में, ठीक। तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। पूरा इंडियन जो कॉन्टिनेंट पार्ट है गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्थल का अपना गुण है गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो यहां जनरेट हो जाता है लो प्रेशर। इसकी अपेक्षा इंडियन ओशन में क्या रहता है? हाई प्रेशर, ठीक। अपेक्षाकृत ठंडा रहता है ये समुद्री जगह। तो जब हवाएं ऐसे आती हैं और इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव में ये दाहिने साइड में मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स हवाओं का रुख किधर कर देता है? दाहिने साइड में विक्षेपित कर देता है, मोड़ देता है। तो दाहिने साइड में यहां हवाएं मुड़ जाएंगी और इनकी दिशा क्या हो जाती है? फिर इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम से बहने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम ये हो गया, दक्षिण पश्चिम से बहने लगेंगी उत्तर पूर्व की तरफ। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, जो आपको यहां एंटर करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। ठंड में क्या होगा? ठंड में इसका उल्टा हो जाएगा और इंडियन ओशन जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है वाला जो हिस्सा है वो लो प्रेशर में चला जाएगा, क्योंकि वहां गर्मी पड़ने लगेगी। यही होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होती है, और जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो वहां गर्मी रहता है। तो अपेक्षाकृत यहां पर सागरीय जो तापमान है उसकी वजह से यहां लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा और कॉन्टिनेंट वाला जो इंडिया वाला पार्ट है और तिब्बत का पठार वाला पार्ट है, ये पूरा एरिया हाई प्रेशर बन जाएगा। देखिए, बहुत लेमन अप्रोच में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, उन सब में हम नहीं जा रहे हैं। फिर मोटे तौर पर एक समझ बना लीजिए कि क्यों तमिलनाडु में ऐसा होता है, क्योंकि इसका आंसर तमिलनाडु है। तो हाई प्रेशर यहां बन गया और लो प्रेशर यहां बन गया। इस समय क्या होगा? हवाएं वापस लौटने लगेंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं रिटर्निंग मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, या फिर इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून, क्योंकि यहां हमने क्या देखा? दक्षिण पश्चिम से जब हवाएं आ रही थी तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं, और जब उत्तर पूर्व से हवाएं दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगी तो क्या कहते हैं? इसको उत्तर पूर्वी मॉनसून। तो कहीं कहीं आप देखेंगे इसको रिटर्निंग मॉनसून भी कहते हैं और कहीं कहीं देखेंगे आप दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी मॉनसून भी कहते हैं, ठीक है। अब जब ये मॉनसून दक्षिण पश्चिम से हमारे यहाँ इन करता है तो
इसके दो ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, एक अरब सागर वाला ब्रांच बन जाता है, एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच बन जाता है। मतलब कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ, ठीक है। जो अरब सागर वाला ब्रांच है, यहां पश्चिमी घाट से जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जाकर हवाएं टकराती हैं, और ये हवाएं समुद्री रास्ते से बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकर आई हैं, नमी लेकर आई हैं। तो यहां पर जाकर ये क्या करेंगी, पहाड़ को पकड़कर ऊपर उठेंगी और खूब बारिश कराएंगे उस पहाड़ पर। लेकिन पहाड़ क्रॉस करते करते तक, उस तरफ उतरते उतरते तक इनकी जो नमी है वो खत्म हो जाती है, और जब नमी खत्म हो जाएगी तो ये ड्राई बन जाएंगी, और ड्राई होकर फिर बारिश कराने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो इस इलाके में तो खूब बारिश कराएंगी इधर, लेकिन इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। देखिए, वार्म मॉइस्ट मतलब बहुत ज्यादा नमी वाली हवा ये ऊपर की तरफ उठेगी पहाड़ पर, ठीक है, यहां जमकर बारिश कराएगी। लेकिन जब ढलान से उतरने लगेंगी ये पीछे की तरफ, तो यहां रेन शैडो एरिया हो जाएगा, जैसे कि कोयंबटूर का पठार है, वहां बारिश नहीं होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जब ये हवाएं लौटती हैं, अच्छा ये तो हो गया अरब सागर वाले ब्रांच की बात। लेकिन अब जब भाई बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से तो यहां बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बे ऑफ बंगाल इसका जो पूरा ये है आकृति है, इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ये ऐसे पैरेलल निकल जाएंगी इससे, ठीक है। तो जब समानांतर निकल जाएंगी तो यहां बारिश नहीं होगी। लेकिन जब रिटर्निंग मॉनसून की बारी आएगी, उत्तर पूर्वी मॉनसून की बारी आएगी, तो बे ऑफ बंगाल से आप देखिए यहां से जो हवाएं वापस आ रही हैं, इनको बीच में समुद्र मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी से नमी एब्जॉर्ब करके ले आएंगी, अवशोषित करके ले आएंगी, और यहां नमी जो लेकर आएंगी इस जगह पर शीतकाल में, ठंड के समय में यहां बारिश होगी। सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु इसका सही जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस बार फुटबॉल विश्व कप कतर में होना है, आयोजित हो रहा है, और यह 20 नवंबर से आयोजित होने वाला है। इसलिए अगर आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपको इसके बारे में जानना। आइए देखते हैं। कतर के बारे में अभी तक हमारी कोई स्पेसिफिक बातचीत नहीं हुई है किसी शो में। पहले कतर की पोजीशन देख लेते हैं। कतर पश्चिम एशिया का हिस्सा है, अरब जो प्रायद्वीप है उसका हिस्सा है। अरब प्रायद्वीप में जब आप नजर डालेंगे तो सऊदी अरबिया दिख रहा है आपको, सऊदी अरब, और सऊदी अरब पर यहां एक छोटा सा कंट्री दिख रहा है जो कतर है, ठीक है। इसकी राजधानी दोहा है। दोहा हमेशा आप पढ़ते रहे होंगे। तो ये अरब प्रायद्वीप में कतर खुद भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए कतर अपने आप में एक प्रायद्वीप है, ठीक। यहां यूएई की पोजीशन है, संयुक्त अरब अमीरात की पोजीशन, यहां कतर है, और सऊदी अरब बहुत बड़ा सा आपको दिख रहा है। तो यही इसकी पोजीशन है। अब कतर पर चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। कतर में आप जब देखेंगे तो इसको पूर्व में और उत्तर में फारस की खाड़ी ने, पर्शियन गल्फ ने घेर रखा है, ठीक है। पर्शियन गल्फ ने कहां कहां घेर रखा है? पूर्व में और उत्तर में। जबकि इसके पश्चिम में गल्फ ऑफ बहरीन है, बहरीन की खाड़ी। इसके पश्चिम में ही आपको दिखेगा हवर आइलैंड। इस पर बहरीन, ये बहरीन का हिस्सा है, हवर आइलैंड्स, ठीक है। और यहां आपको दिखेगा गल्फ ऑफ सलवा। दोहा इसके पूर्व में है, जो इसकी राजधानी है यहां, ठीक है।
बस कतर में अब बहुत ज्यादा जानने वाली बात नहीं है। आइए देखें सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा कतर के उत्तर से गुजरती है, बहरीन की खाड़ी कतर के पश्चिम में है, एक यात्री को दोहा से अबू धाबी जाने के लिए पश्चिम दिशा का अनुसरण करना होगा। ये एक जो थर्ड स्टेटमेंट है, इस पर एक सवाल भी अलग से बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और इस पर एक सवाल अलग से अगर चाहें तो फ्रेम कर सकते हैं। देख लेते हैं, कर्क रेखा कतर के उत्तर से गुजरती है, ये स्टेटमेंट कितना सही है। कर्क रेखा वाला ये पूरा प्लेट है जिसमें जब आप देखेंगे ये कतर के उत्तर से नहीं बल्कि दक्षिण से गुजरती है, लेकिन कतर के भूभाग से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब से तो गुजरती ही है, यूएई से गुजरती है, लेकिन यहां कतर जो है इसके दक्षिण, कतर के दक्षिण से होकर गुजरती है, इसलिए, और कतर के दक्षिण से गुजरने के बावजूद कतर से होकर नहीं गुजरती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बहरीन की खाड़ी कतर के पश्चिम में है, ये आप देख चुके हैं। गल्फ ऑफ बहरीन कहां है? कतर के पश्चिम में, तो इसलिए ये सही है। एक यात्री को दोहा से अबू धाबी जाने के लिए पश्चिम दिशा का अनुसरण करना होगा। अगर आपने मैप ठीक से देखा हो तो मैंने ये भी बताया कि यूएई की पोजीशन क्या है, तो आपको 3 पोजीशंस ध्यान पे रखने होंगे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ठीक है। जब हम इन पोजीशंस की बात करें, यहां दोहा है और यहां अबू धाबी है, मतलब कि कतर के पूर्व में, पूर्वी हिस्से में दोहा है, जबकि अबू धाबी यूएई के पश्चिमी हिस्से में यहां, ठीक है। और कह रहा है कि दोहा से अबू धाबी जाने के लिए हमें पश्चिम दिशा का अनुसरण करना होगा, तो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर दोहा से अबू धाबी जाना हो तो हमें पूर्व की तरफ जाना होगा, ठीक। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो क्या बचा? सही उत्तर क्या होगा? केवल 2, ऑप्शन सी। पिछले कुछ दिनों से दक्षिण कोरिया काफी चर्चा में है। एक तरफ 31 अक्टूबर को हेलोवीन पर्व के दौरान, हेलोवीन जिसको बोलते हैं, हेलोवीन पर्व के दौरान 150 लोगों की मौत हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी, ऐसी दम घुटने से लोग मर गए थे, भगदड़ मच गई थी। वहीं उत्तर कोरिया लगातार हमला कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के आसपास कई सारे मिसाइल्स दागे, जिसमें उसके तटीय इलाके में एक मिसाइल जा गिरी थी। तो कोरिया पेनिनसुला के बारे में हमें जानना चाहिए। कोरिया पेनिनसुला की अगर बात करें तो कोरिया पेनिनसुला 38 पैरेलल के जरिए दोनों देशों को अलग करता है। मोटे तौर पर ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है यहां, यही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का डिवीजन है, बॉर्डर है। यहां प्योंगयांग दिख रहे हैं आप, और यहां सियोल दिख रहे हैं, दोनों की राजधानियां हैं। प्योंगयांग किसकी राजधानी है? नॉर्थ कोरिया की, और सियोल साउथ कोरिया की। तो ये मोटे तौर पर 38 समानांतर से अलग होती है, और 38 का मतलब समझ रहे हैं, 38 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है, ठीक। अब साउथ कोरिया के अगर पश्चिम में देखेंगे तो येलो सी है, पीला सागर। साउथ कोरिया के पूर्व में देखेंगे तो ईस्ट सी है, जिसको जापान सागर बोलते हैं। जापान सागर को ही क्या बोलते हैं? पूर्वी सागर भी बोलते हैं, ईस्ट सी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके पश्चिम में येलो सी हो गया और पूर्व में जापान सागर या ईस्ट सी हो गया। इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो क्या है? कोरिया बे है, यानी कोरिया की खाड़ी। किसकी बात हो रही है? साउथ कोरिया के सापेक्ष देख रहे हैं तब। अगर पूरे कोरिया पेनिनसुला की बात करें तो फिर पश्चिम में इसके दिखेगा, ठीक है। अब कोरिया पेनिनसुला की अगर बात करेंगे तो कोरिया पेनिनसुला सटा हुआ है चीन से और रूस से। ये पूरा हिस्सा चीन का है। कोरिया पेनिनसुला सटा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया वाला हिस्सा ही होगा जो चीन और रशिया के साथ अटैच होगा, बॉर्डर साझा करेगा। बाकी साउथ कोरिया तो
किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है? उत्तर कोरिया के साथ। इसके उत्तर में उत्तर कोरिया है, तो चीन का यह ज्यादातर हिस्सा आपको दिखेगा और यहां छोटा सा ये जो पार्ट दिख रहा है ये रूस है। ठीक, अब साउथ कोरिया में यहां एक माउंटेन्स आपको दिख रहा है जिसका नाम है तैबेक माउंटेन्स। तैबेक माउंटेन्स, ठीक है। तो किस तरफ है? उत्तर पूर्व में है तैबेक माउंटेन्स, साउथ कोरिया के। अब साउथ कोरिया की नदियों वगैरह को जानने से कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है, इतनी जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है कांतो मैदान, दूसरी तरफ अवस्थिति है यूरोप, एक तरफ है मंचूरियन मैदान, दूसरी तरफ है पूर्वी एशिया, एक तरफ है तेबेक पर्वत, दूसरी तरफ है पश्चिम एशिया, और एक तरफ है कोराट पठार, दूसरी तरफ क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। और कह रहे हैं कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, या फिर केवल 2 और 4। इसमें से एक का जवाब आप जानते हैं, तेबेक पर्वत। तेबेक पर्वत कहां पर है? कोरिया में, साउथ कोरिया के उत्तर या उत्तर पूर्वी हिस्से में तेबेक माउंटेन्स है, ठीक है, उत्तर भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है पश्चिम एशिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपको पता है ये कोरिया प्रायद्वीप में है। अब कांतो मैदान कहां है? कांतो मैदान है मध्य जापान में, ये कांतो का मैदान है, ये जापान का नक्शा हो गया। जबकि ऑप्शन में कह रहा है यूरोप, तो और होना क्या चाहिए? जापान। जापान के बिल्कुल मध्य में आप देखेंगे कांतो मैदान मिलेगा आपको, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। मंचूरियन मैदान पूर्वी एशिया, मंचूरिया का मैदान कहां पर है? उत्तर पूर्वी चीन में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी चीन। ये इंडिया हो गया, यहां पूरा चाइना हो गया, और ये उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया चाइना का, जिसमें क्या दिखेगा आपको? मंचूरियन प्लेन दिखेगा। और हम अभी यहां बात कर रहे थे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, ये भी साथ में देख ही लीजिए, और यहां रशिया, ठीक है। तो मंचूरियन प्लेन कहां हो गया? उत्तर पूर्वी चीन में, और ऑप्शन में कह रहे हैं पूर्वी एशिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है कोराट पठार, दक्षिण पूर्व एशिया। कोराट पठार कहां पर है? कोराट पठार है थाईलैंड और उसके आसपास, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन में दे रहा है दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये भी सही है, इसलिए सही जवाब क्या हुआ इसका? ऑप्शन डी, केवल 2 और 4 इसका सही जवाब है। अब अगली खबर ले लेते हैं। हाल ही में एक आधिकारिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि पिछले 1 दशक में केन्या के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में सूखा के चलते सैकड़ों की संख्या में जीवों की मौत हुई है। इसमें 500 से ज्यादा विल्डरबीस्ट, 381 कॉमन जेब्रा, 200 से ज्यादा अफ्रीकी हाथी, करीब 60 ग्रीवी जेब्रा और कई जिराफ शामिल हैं। और इसमें से किसी का भी नंबर याद मत कीजिएगा कि कितने हाथी कितने जिराफ, ये सिर्फ खबर के लिए लिखा हुआ है। बहुत सारे जीव मारे गए हैं, जिसमें एक तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और रीजन क्या है? असली बात है सूखा की वजह से, इसलिए ये आपके कई सारे पेपर में आ जाएगा कि भाई वैश्विक कहीं अटैच कर सकते हैं, इस उदाहरण को डाल सकते हैं। तो सूखे के चलते इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की मौत हुई है। लेकिन हम बात करेंगे केन्या के बारे में। केन्या की बाउंड्री को अगर देखें तो केन्या के पूर्व में आपको सोमालिया दिखेगा, उत्तर में इथोपिया, उत्तर पश्चिम में देखेंगे साउथ सूडान, पश्चिम में युगांडा, और दक्षिणी हिस्से में तंजानिया, ठीक।
तो ये हो गया सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया। और इस तरफ क्या है इसके, हिंद महासागर। ठीक है, तो एक बॉर्डर हिंद महासागर वाला हो गया। अब केनिया के बारे में क्या क्या चीजें और जाननी चाहिए। पहला तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है जिसका नाम है लेक तुर्काना, ठीक, जिसका ज्यादातर हिस्सा आपको केनिया में दिख रहा है। एक डेजर्ट है जो है चाल्बी डेजर्ट, चाल्बी मरुस्थल। ठीक है, फिर यहां एक लेक आपको दिखेगा यहां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है और जिसका बहुत कम हिस्सा केनिया में पड़ता है। सबसे ज्यादा हिस्सा इसका तंजानिया में और युगांडा में है। तो सबसे ज्यादा इनफैक्ट तंजानिया में है। केनिया में ये जो हिस्सा दिख रहा है ये लेक विक्टोरिया का हिस्सा है। इसमें 3 देश हैं, युगांडा, तंजानिया और केनिया। ठीक है, इसके पूर्वी इलाके में केनिया के पश्चिम में ग्रेट रिफ्ट वैली आपको दिख रही है। ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन लेक सिस्टम, ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे लेक हैं जिस पर हमने पहले भी चर्चा की हुई है, आज भी थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको। इसके दक्षिण में है तैता हिल्स, तैता पहाड़ियां। पिछले एपिसोड्स में आपको याद होगा एक बार हमने टाना नदी के बारे में बात की थी। तो टाना नदी जो है ये भी महत्वपूर्ण है और हमने ये भी देखा था कि इसका लेक टाना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहीं पर पश्चिमी पार्ट में माउंट एल्गोन है केनिया में, माउंट एल्गोन। ठीक है, और एक रेंज आपको दिखता है अबरडेयर रेंज, अबरडेयर रेंज। तो क्या क्या है इसमें, दक्षिण में इसके तैता हिल्स है। ठीक है, पश्चिम में माउंट एल्गोन है, ग्रेट रिफ्ट वैली और अफ्रीकन लेक जो हैं ये इसके पश्चिमी इलाके में है। चाल्बी डिजर्ट, चाल्बी मरुस्थल इसके उत्तर में है। लेक तुर्काना भी इसके उत्तर में है। ठीक है, बॉर्डर आपने देख लिया है। टाना रिवर के बारे में आप जानते हैं। चलिए, सवाल, निम्नलिखित में से किस एक में विक्टोरिया झील का विस्तार नहीं है? केनिया, युगांडा, बुरुंडी और तंजानिया। आंसर बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेक विक्टोरिया, जहां से व्हाइट नील नदी निकलती है यहां से। ठीक है, और व्हाइट नील के बारे में तो हमने न जाने कितनी बातचीत की है, साउथ सूडान होते हुए फिर सूडान। तो लेक विक्टोरिया में सबसे कम हिस्सा जो है वो केनिया का है, लेकिन ये 3 देशों के साथ मिला हुआ है, युगांडा, तंजानिया और केनिया। इसमें बुरुंडी का कोई जगह नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, बुरुंडी का कोई ताल्लुक लेक विक्टोरिया से नहीं है। अगर पूरे इस झीलों को देख लें, अफ्रीकन जो रिफ्ट लेक्स हैं उनको देख लें, तो लेक तुर्काना अभी अभी हमने पढ़ा, केनिया, इथोपिया। ठीक है, फिर लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, ठीक, लेक तंजानिका, लेक मलावी। ये सारे लेक आपको याद होने चाहिए। ये रिफ्ट वैली के महत्वपूर्ण लेक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, कीवू, ठीक है, उसके बाद तंजानिका और लेक मलावी। लेक मलावी को ही लेक न्यासा कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण झील हैं इस पूरे एरिया में। कुछ दिनों पहले यूनेस्को की एक संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मामलूह गुफाओं को अपनी पहली 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के तौर पर इसकी पहचान की है। और मामलूह गुफाएं पिछले 2 साल से चर्चा में हैं। मामलूह गुफाएं कहाँ हैं? यहाँ कुछ
चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां इस तरीके से मिलती हैं। तो आपके लिए सवाल छोड़ जाते हैं, एक तरफ है स्थल, दूसरी तरफ है राज्य। सवाल क्या है? सेंद्रा ग्रेनाइट सामने है राजस्थान, एर्रामत्ती डिब्बालू आंध्र प्रदेश, मामलुह गुफाएं अरुणाचल प्रदेश, उनाकोटी पश्चिम बंगाल। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 2 और 4। चलिए, तो ये सारी जगहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा और अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी इस सवाल के जवाब के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।